हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 3 जो पॉलिटी का है। और पॉलिटी का डे नंबर 1 और डे नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आज डे नंबर 3 है, जो ऐसे तो डे नंबर 63 है, बट अगर पॉलिटी का अगर सेपरेट बोला जाए तो आज डे नंबर 3 है। तो उसमें आज हम लोग देख लेंगे। और आज का टॉपिक होगा डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य एवं मूल संरचना। ठीक है। और फ्रेंड्स, इससे पहले परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है फ्रेंड्स, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ एडुटेरिया का जुनून टेस्ट सीरीज और आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे था वो कंप्लीट हो चुका है। जुनून टेस्ट सीरीज 8 तक हो चुके हैं, 1 से 1 to 8 हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट करके जो आ रहा है फ्रेंड, जो मे प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हमारे अपलोड हो रहे हैं लगातार। तो मई महीने तक हो चुके हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। बिहार स्पेशल की है तो एडुटेरिया का तथ्य संग्रह जो बिहार स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है, जो 1 लाइनर फॉर्म में है, जो PYQ की तरह ही है फ्रेंड्स, नोट्स की तरह। और इम्तियाज अहमद का वेस्टर्निश प्रश्न जो MCQ बेस पे है, 4 ऑप्शन पे, वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के चेकआउट कर लेंगे। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन सही कथन ही बोल रहा है। तो ये संवैधानिक निर्देशन है और जिसे राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। और ये कुछ अधिकार है जो न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी राज्य अपनी विधायी और प्रशासनिक नीतियों के विनियमन द्वारा उन्हें सुरक्षित करने का लक्ष्य रखेगा। तो ये तो सही है फ्रेंड्स। डीपीएसपी देश में राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 सही था। कथन और कथन ये तीनों देख लेते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से भी बहुत सारे ये एक तरीके से ये आपको रिवीजन तौर पे आप देखिए फ्रेंड्स। ठीक है। डीपीएसपी संवैधानिक निर्देशन है जिसे राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये विधानमंडल और कार्यपालिका को दिए गए निर्देशक है, जो यह दिखाने के लिए कि राज्य को अपनी विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ये कुछ अधिकार है जो लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन अनुच्छेद 37 कहता है कि ये सिद्धांत हमारे देश के शासन को मौलिक है। डीपीएसपी देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे अभी कथन है और यहाँ पे कारण है। तो डीपीएसपी के अधिकांश प्रावधान के पीछे का दर्शन फैबियन समाजवाद है। और दूसरा कारण क्या है कि हमारे संविधान के निजी उद्यम और हित के दोषों को सामाजिक नियंत्रण और कल्याणकारी उपाय द्वारा यथासंभव समाप्त करके व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच समझौता करने का प्रयास किया गया है। तो दोनों में से क्या है, तो दोनों सही उत्तर है फ्रेंड्स। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1884 में स्थापित फैबियन समाजवाद का एक स्वरूप है, जो वर्तमान शासन प्रणाली को अचानक उखाड़ फेंकने के बजाय धीरे धीरे समाजवाद के रूप में रूपांतर प्राप्त करता है। यूटोपियन समाजवाद के लिए आंदोलन ने इस अवधारणा को जन्म दिया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव में संशोधन करके समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, जहां यह माना जाता है कि यह समाजवाद सामूहिकता को नहीं दर्शाता है, बल्कि सामाजिक आर्थिक सुधारों के माध्यम से सभी के समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को चुनना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखने के बाद यही हम लोग सबसे पहले देखना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये गलत कथन चुन रहा है, तो गलत कथन कौन सा है? पहला गलत है, तो गलत कथन नहीं पढ़ते हैं। संविधान के भाग 5 में उल्लेखित 36 से 51 डीपीएसपी गणना करता है। तो फ्रेंड्स, अब एग्जाम में आपको इसी तरीके का चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो पता है कि 36 to 51 तक है, डीपीएसपी है, ये भी हमें पता है, लेकिन यहाँ देखिए भाग को यहाँ पे गलत दे दिया है। तो भाग 5 में नहीं है फ्रेंड्स, भाग 4 में है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए वो क्वेश्चन गलत हो गया। डीपीएसपी का विचार अब
आयरिश संविधान से प्रभावित है, तो बिल्कुल सही है और ये बहुत बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। B.R. अम्बेडकर ने इस सिद्धांतों को संविधान की नई विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है। तो दोनों, ये 2 और 3 सही था, पहला गलत था, तो गलत इसमें चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये हमने डिस्क्रिप्शन में देख लिया है। DPSP के विचार 1937 के आयरिश संविधान से प्रभावित है, जो स्पेनिश संविधान से प्रभावित था। तो स्पेनिश से ले लिया आयरिश और आयरिश से हम ले लिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमें आंसर सिर्फ DPSP आयरिश से ही, आयरलैंड से ही बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी ये तीनों सेम रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशकों के साधन से मिलते जुलते सही प्रावधान की पहचान करें। तो क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, इसको DPSP भी बोलते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि निर्देशक सिद्धांत निर्देशकों के साधन की तरह है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और कॉलोनी के गवर्नरों को जारी किए गए थे। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सही अंतर की पहचान करें। और इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है, तो देख लेते हैं क्या क्या है फ्रेंड्स। तो मौलिक अधिकार राज्य की कार्रवाई पे सीमाएं लगाती है, वहीं निर्देशक सिद्धांत भारत सरकार के तदनुसार कार्य करने के निर्देशक देते हैं। ठीक है, तो ये तो सही है फ्रेंड्स। और सभी निर्देशक सिद्धांतों को कानून द्वारा लागू करने की आवश्यकता है, जबकि मौलिक अधिकारों को सीधे लागू किया जाता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। निर्देशक जो DPSP होता है ना, उसे कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत था। और निर्देशक सिद्धांत व्यक्तियों के पक्ष में न्यायोचित अधिकार बताते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं। तो ये दोनों गलत है। इसमें दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, इसलिए पहला क्वेश्चन सही है। देखते हैं सही कौन सा आंसर है इसका। जी, पहला सही है फ्रेंड्स। और मौलिक अधिकार राज्य की कार्रवाई पर सीमाएं लगाती है, जिसके कारण इसे नकारात्मक चरित्र कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार नकारात्मक चरित्र कहा जाता है, ऐसा बोल रहा है। नीति निर्देशक सिद्धांत भारत सरकार के तदनुसार कार्य करने के निर्देशक है, जो सकारात्मक अर्थ को प्रदान करता है। DPSP कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हालांकि सभी निर्देशक सिद्धांत को कानून द्वारा लागू करने की आवश्यकता है, लेकिन सभी मौलिक अधिकारों को सीधे लागू नहीं किया जाता। अनुच्छेद 35 के अनुसार अधिकांश मौलिक अधिकार प्रत्यक्ष रूप से लागू किए जा सकते हैं, जबकि कुछ के लिए कानून की आवश्यकता होती है, जिसे केवल संसद द्वारा ही लागू किया जा सकता है। निर्देशक व्यक्तियों के पक्ष में गैर न्यायसंगत अधिकार बनाते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार ऐसा करते हैं क्योंकि यदि उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो कोई कानून उपाय की मांग कर सकते हैं, लेकिन DPSP के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया नहीं जा सकता। ठीक है, यदि सरकार इन उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहती है तो कोई भी अदालत सरकार को उन्हें सुनिश्चित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। फिर भी इस सिद्धांत को देश के शासन के मौलिक घोषणा किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे कि DPSP के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो इसमें सही कथन सिर्फ B है, तो इसका जो सही है वो देख लेंगे, बाकी हम डिस्क्रिप्शन में कवर कर लेंगे। तो अनुच्छेद 38 राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करने का निर्देशक देता है। तो दूसरा सही हो गया, पहला गलत है। पहला गलत क्यों था वो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय समानता का नहीं है, यहाँ पे समानता दे दिया होगा, इसीलिए वो गलत हो गया है। ठीक है, समानता के साथ एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करने का निर्देशक देता है। और दूसरा तो अभी हम लोग पढ़ लिए थे, रिपीट किया हो वही से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो संविधान समाजवादी, गांधीवादी और उदार भौतिक श्रेणियों के तहत निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकरण का प्रावधान करता है, तो ये सही है। और ये सिद्धांत नैतिक दायित्व है जिन पे जनमत का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा B।
इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, इसका आंसर बी है, जिसमें दो सही है, पहला गलत है। क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि उसमें ना फ्रेंड्स माफ़ करिएगा, ये सिद्धांत नैतिक दायित्व है जिन पर जनमत का प्रभाव पड़ता है, तो ये तो सही था। पहला इसलिए गलत है कि उसमें वर्गीकरण नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग मेंस में लिखते हैं ना, तो मेंस में ये चीज़ लिखते हैं कि गांधीवाद से कौन आर्टिकल से प्रभावित था, या बौद्धिक श्रेणी से कौन, समाजवादी से कौन से आर्टिकल प्रभावित था, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं, तो इसलिए मैं बोली कि वो सही है। हम लोग मेंस में लिखे थे। तो संविधान समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक श्रेणियों के तहत निर्देशित सिद्धांतों को वर्गीकरण का प्रावधान नहीं करता है, ठीक है। इन्हें न राजनीतिक सिद्धांतों द्वारा सिद्धांत का अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए वर्गीकृत किया गया है। यह सिद्धांत राज्य पर नैतिक दायित्व अनुच्छेद 37 जिन का पर जनमत का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि लोकप्रिय वोट पर टिकी सरकार शायद ही इन सिद्धांतों की अनदेखी कर सकते हैं, और अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा प्रावधान समाजवादी सिद्धांतों के दायरे में नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 2 और 3 नहीं आता है। तो जो आता है वो देख लेंगे। तो गरीबों को समान न्याय, मुक्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देना, तो ये सही है। और आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुरक्षित करना, तो ये दोनों सही है। पहला गलत क्यों था, तो ये देख लेते हैं। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन से ने समाजवादी सिद्धांतों के अनुच्छेद 39A, कौन सा अनुच्छेद 39A को शामिल किया, जिसका उद्देश्य सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुक्त कानून सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट है, कथन दूसरा सही है कि गांधीवादी सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 46 से SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे गांधीवादी सिद्धांत बोल रहा है, वो उसमें जो संविधान है उसमें ये ऐसा नहीं बोला गया है, लेकिन गांधीवादी का जो उनका विचार था उसके अकॉर्डिंग ही कहा जा रहा था, क्योंकि अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिए थे। नेक्स्ट है, 2002 में 86वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 45 के विषय को बदल दिया, जो अब उदारवाद सिद्धांत के तहत 6 साल तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, समाजवादी सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 39 सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने का प्रयास करता है। तो ये तीनों इसमें देख लिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी। 2 और 3 जो है, जो समाजवादी सिद्धांतों के दायरे में नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन DPSP 1937 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो क्या जोड़ा गया था फ्रेंड्स, तो बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों की सुरक्षित करना इसमें था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो गया डी। कथन एक सही है, इसमें क्या पूछ रहा था वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन DPSP 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर है डी, काम करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करना। तो आंसर इसका हो गया डी। और डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं अच्छे से कि 1976, ठीक है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में 4 नए निर्देशक सिद्धांत को जोड़े गए, जो इस प्रकार है। पहला है, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर की सुनिश्चित करना, अनुच्छेद 39 में। जरूरतमंदों को समान न्याय और मुक्त कानून सहायता को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 39A। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, तो अनुच्छेद 43A। पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना और तथा वनों और वन्यजीवियों की रक्षा करना, तो अनुच्छेद 48A है। कथन 2 गलत था। आय स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में न्यूनतम असमानता, अनुच्छेद 38 44वें संविधान संशोधन 1938 में द्वारा जोड़ा गया था। कथन तीसरा भी गलत है। सरकारी समिति का गठन और प्रबंधन, अनुच्छेद 43B 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। और काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करना मूल समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, ठीक है।
फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड करती हूँ और आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दे दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में चेक करती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम है, लेकिन फॉर्म तो अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी 30 सितंबर को निर्धारित किया गया है। तो उसके लिए आपको अभी जितना हो सके रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए और करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि अभी क्या करना चाहिए। तो मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप टेस्ट जितना से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, किसी भी क्लासेस का टेस्ट दीजिए, बट टेस्ट दीजिए, करंट अफेयर पढ़िए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे का प्रयास करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 45 में क्या है, तो 6 वर्ष तक के सभी के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 48 में यह आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 51 में यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने का प्रयास करता है। और 51A जो है मौलिक कर्तव्य है, यह मौलिक कर्तव्य को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल्स भी याद रखेंगे, अनुच्छेद याद रखेंगे, क्योंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा करना ये नहीं करता, जबकि मातृत्व राहत, बच्चों का स्वास्थ्य विकास और गायों की वध करने से रोकना इत्यादि करता है। आंसर हो जाएगा इसका डी। समाजवादी सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 42 में मातृत्व राहत और काम की न्यायसंगत स्थिति का प्रदान करता है, स्थितियां प्रदान की गई है। और समाजवादी सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 39 में बच्चों के स्वास्थ्य विकास का प्रावधान किया गया है। और गांधीवादी सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 48 में गायों के वध पर रोक लगाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा करने के सिद्धांतों को दर्शाता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के तहत धन का संकेंद्रण निम्न में से किसका उल्लंघन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP। तो सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 to 18 है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और धन और उत्पादन के साधनों का निवारण केंद्र समाजवादी नीति निर्देशक सिद्धांतों अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आता है। आजीविका का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 में है। और पेशे का अधिकार स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 में के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संसद के निम्नलिखित कार्यों में से किस पर सीमाएं लगाने का प्रयास करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं, जिसमें सरकारी कार्य, विधायी कार्य और ये दोनों, तो ऐसा कुछ नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत पुलिस राज्य की तुलना में कल्याणकारी राज्य के विचार को बढ़ावा देता है, जहां राज्य का अपने नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने का सकारात्मक कर्तव्य है। यह भविष्य की सभी सरकारों के लिए निर्देशकों के साधनों के रूप में कार्य करता है, चाहे उनकी पार्टी पंथ कुछ भी हो। वे मौलिक अधिकारों की तरह कोई सीमा नहीं लगाते, लेकिन संसद को कानूनों के निर्माण में सिद्धांतों के आदर्शों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो इसका सही कथन सिर्फ 2 होंगे, तो हम क्या करते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन ही अच्छे से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन है वो सारा सम्मिलित किया गया है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी, निदेशक सिद्धांत संविधान के लिए एक अनावश्यक विशिष्ट नहीं है। संविधान स्वयं घोषित करता है कि वे देश के शासनों के मौलिक है और कानून बनाते समय इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट है, निर्देशक पहला सही था कि निर्देशक सिद्धांत सत्ता में पार्टी के परिवर्तन के बावजूद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी नीतियों में
स्थिरता और निरंतरता की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा भी कथन सही था कि निदेशक सिद्धांत न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करते हैं। उन्होंने न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की अपनी स्थिति का प्रयोग करने में मदद की है, अर्थात किसी कानून की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने की शक्ति। तीसरा गलत था कि निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच टकराव को खत्म करते हैं। ये संथानम ने बताया है कि निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव को जन्म देता है। तो किसने कहा था फ्रेंड्स? तो के संथानम ने कहा थे कि निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव को जन्म देते हैं। उनके अनुसार जब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जो निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है प्राप्त करता है, तो राष्ट्रपति इस आधार पर विधेयक को अस्वीकार कर सकता है कि विधेयक डीपीएसपी का उल्लंघन करता है। यह तर्क दे सकता है कि ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक और इसलिए मंत्रालय को उनके उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है। इससे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच टकराव हो सकता है। राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी यही संवैधानिक टकराव हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। कौन कहे थे फ्रेंड्स? तो के संथानम कहे थे, तो ध्यान रखिएगा उनके बारे में। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने में उपयुक्त में से कितने में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है? तो केवल एक में है। इसमें कौन में है फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रधान सुरक्षा तो केवल एक में है। कौन सा में है? तो प्रस्तावना में नहीं है फ्रेंड्स। ये विकल्प 3 में सही है, मतलब डीपीएसपी में ही राष्ट्रीय अशांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है। प्रस्तावना शब्द संविधान की प्रस्तावना या परिचय को संदर्भित करता है। इसमें संविधान का सारांश या सार शामिल है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है। वे व्यक्ति की गरिमा, सभी व्यक्तियों की समानता, जनता के व्यापक हित और राष्ट्र की एकता को बनाए रखते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 251 राज्य के नीति सिद्धांत राजनीति के सिद्धांत निर्देशक डीपीएसपी से संबंधित है। अनुच्छेद 51 के तहत भारत के संविधान में उल्लेखित है कि राज्य का प्रयास करेगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और समाजजनक संबंधी बनाए रखना। विकल्प 4 भी गलत था कि मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया है फिर? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौलिक कर्तव्य को 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया भाग अर्थात 4A जोड़ा गया है, भारत के संविधान में जोड़ा गया है। और कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? तो ये रूस से लिया गया है, USSR बोलते हैं, वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन के बारे में है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य को स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो ये सही है। अनुच्छेद 40 राज्य के ग्राम पंचायतों के साथ साथ नगर पालिका को संगठित करने का निर्देशक देता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 40 है सिर्फ ग्राम पंचायतों के बारे में है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही था। तो आंसर हो जाएगा C। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 उसमें सूची किया गया है और इसे 1937 के आयरिश संविधान से उधार लिया गया था, जिसे स्वयं स्पेनिश संविधान ने इसे उधार लिया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। वैसे सिर्फ पूछता है कि हमारे यहाँ पे जो डीपीएसपी लिया गया कहाँ से लिया गया, तो आयरिश मतलब आयरलैंड से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। और आयरलैंड है जो स्पेनिश से लिया है, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है पूछ दे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उन आदर्शों को दर्शाते हैं जो राज्य के नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार डीपीएसपी राज्य को स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो एक गांधीवादी सिद्धांत है। इन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करने के लिए
73वां संविधान संशोधन 1992 को लागू किया गया था। दूसरा गलत है क्योंकि अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन को इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति है और अधिकार प्रदान करने का निर्देशक देता है। अनुच्छेद 40 नगर पालिका का कोई उल्लेख नहीं है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी भारत में नगर पालिका प्रणाली लाई थी, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों और उनके संबंधित विषय वस्तु के बारे में निम्नलिखित युगों में से विचार करें। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि ऊपर कितने युग में सही ढंग से मेल खाते हैं। तो 38 में क्या है, तो काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता। इसमें हम लोग क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्क्रिप्शन ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन भी बहुत लॉन्ग है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसमें क्या है कि 38 में काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, 42 में काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान है, 45 में है कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का प्रावधान है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, पहला और दूसरा सही है जबकि तीसरा गलत है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। पहला गलत है क्योंकि अनुच्छेद यहाँ पे लिख रहा है कि कितने युग सही ढंग से मेल खाते हैं, तो इसमें केवल 2 लिख रहा है, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फिर सही ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहला गलत है। अनुच्छेद 38 का उद्देश्य न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक द्वारा व्याप्त सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना है। अनुच्छेद 41 है जो राज्य के बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता के मामले में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए काम करने का अधिकार सुरक्षित करने का निर्देशक देता है। अनुच्छेद दूसरा सही है कि अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करे। अनुच्छेद 3 भी गलत है कि अनुच्छेद 45 चाहता है कि राज्य सभी बच्चों के लिए 6 साल की उम्र तक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करे। इस निर्देशन को 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बदल दिया गया। मूल रूप से इसमें 14 वर्ष की आयु तक के पहुंचने तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों के बढ़ावा देने की बात की गई है। फ्रेंड्स, ये हमें यहाँ पे ये समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, कभी कभी हमें लगता है कि आई थिंक रॉन्ग क्वेश्चन ही पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ पूछा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों और उनके संबंधित विषय वस्तु के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा कितने युग में सही ढंग से मेल खाते हैं, जबकि 2 युग में तो गलत ही थे, पहला ही सही, सिर्फ दूसरा सही था। तो इसमें केवल एक आंसर होना चाहिए था, बट यहाँ पे हमें लग रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, पूछना था उससे। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, डीपीएसपी पे ना जो घटना चक्र में जो पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र पूर्वालोकन में, तो मैंने डीपीएसपी को करा दिया है फ्रेंड्स। पॉलिटी सेक्शन में आप जाएंगे, घटना चक्र पॉलिटी में, तो उसमें आप देख लेंगे कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये सारा हमारा कराया हुआ है, तो जाकर के वहाँ पे भी सुन सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है कि उपयुक्त प्रावधानों में से कितने भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी का हिस्सा नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो गुलामी पहला क्या है, काम की न्याय संगत, इसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ने में फ़ायदा होगा आई थिंक फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन से ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। आप अगर बोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में स्किप कर दूंगी फ्रेंड्स, लेकिन डिस्क्रिप्शन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो यही मैं बताऊँ, क्योंकि क्वेश्चन में इसमें उतने खास नहीं है, बट डिस्क्रिप्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 to 51 तक सूचीबद्ध किया है। संविधान के निर्माताओं ने इस विचार के 1937 के आयरिश संविधान से उधार लिया है, जिसे इसे स्पेनिश संविधान से कॉपी किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस सिद्धांतों को भारतीय संविधान की नई विशेषता बताया था। तो पहला में क्या था कि काम के न्याय संगत और मानवीय स्थितियों को मातृत्व तथा राहत के प्रावधान है। तो डीपीएसपी में तो ये
है फ्रेंड्स। गुलामी और दास्ता व्यापार के निषेध का प्रावधान ये मौलिक अधिकार में है। आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन की संगठन करना, तो ये सही है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये भी सही है क्योंकि ये 51 में दिया हुआ है। किसी की अपनी संपत्ति के मनमाने ढंग से वंचित करने पर रोक लगाती है, तो ये भी इसमें क्या पूछा नहीं है, तो ये गलत है। तो इसमें और इस 5 में 3 गलत है फ्रेंड्स, 2 सही है। ठीक है, तो ये पहला और फोर्थ हमें सही लग रहा है, तो देख लेते हैं और भी। विकल्प 1 सही था। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति और मातृत्व राह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करेगा, तो पहला सही था। दूसरा गलत है क्योंकि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में किया गया है। और किसी को गुलामी या दास्ता नहीं रखा जा सकता। ठीक है, गुलामी और दास्ता व्यापार को उनके सभी रूपों को प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट है विकल्प 3 सही है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में प्रावधान है कि राज आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों की नस्लों को संरक्षित करने और सुधारने के लिए कदम उठाया और वध पर रोक लगाएगा। विकल्प 4 भी सही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्व के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने का प्रोत्साहन करता है। 55 का भी गलत था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, हमें समझ नहीं आ रही क्वेश्चन की क्या बात है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कितने DPSC में हिस्सा नहीं है, तो इसमें 3 तो DPSC में हिस्सा है, 5 में 3 तो है, तो 2 ही तो गलत होगा। यहाँ पे नहीं हिस्सा होना चाहिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है पता नहीं, आप देख लेंगे, मैं डाल दूंगी। 5 वाला भी गलत है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 17 में किया गया है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अकेले और साथ ही दूसरों के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार है। किसी को भी मनमाने ढंग से उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 में इस तरह के प्रावधान बताए गए हैं जिसके तहत राज्य को किसी व्यक्ति को उनकी निजी संपत्ति से वंचित करने के लिए उचित प्रक्रिया और कानून के अधिकार का पालन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह DPSP का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस विशेषता को नवीन विशेषता कहा था, तो ये DPSP को कहे थे फ्रेंड्स। BR तो इसमें इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमने कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों पर विचार करें और इसमें भारतीय संविधान के ऊपर दिए गए कितनी भाग आर्थिक न्याय के सिद्धांतों को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। कौन कौन है, तो आर्थिक न्याय आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच गैर भेदभाव को दर्शाता है। इसमें धन, आय और संपत्ति से स्पष्ट असमानताओं को समाप्त करता है। ठीक है, दूसरा है विकल्प पहला सही था कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान के उद्देश्यों के रूप में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेख है। प्रस्तावना में न्याय शब्द 3 अलग अलग रूपों में शामिल किया गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। प्रस्तावना आर्थिक न्याय के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है। दूसरा भी सही है क्योंकि DPSP में भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 to 51 में सूचीबद्ध है। DPSP सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 39D में कहा गया है कि राज्य पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि अनुच्छेद 39D में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। विकल्प 3 गलत था क्योंकि संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51A भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान आदि का सम्मान करना है। मौलिक कर्तव्य आर्थिक न्याय प्रदान नहीं करता है क्योंकि यह मुख्य रूप से नागरिकों की याद दिलाने के रूप में कार्य करता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है कितने कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। कौन सा सही है फ्रेंड्स? डीपीएसपी का विचार आयरिश संविधान से लिया गया है, तो ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला गलत था कि निदेशक सिद्धांत भारत के सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निदेश के साधन से मिलते जुलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत के उपनिवेशों के राज्यपालों को निर्देश के साधन जारी किए थे। कथन 2 सही है क्योंकि संविधान के निर्माताओं ने 1937 की आयरिश संविधान से राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी के विचारों को उधार लिया था, जिसे स्पेनी संविधान से कॉपी किया गया है। और तीसरा गलत था कि अभी तक डीपीएसपी में 4 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, जिसमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के मूल रूप में 4 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे। 1938 में 44वें संविधान अधिनियम ने एक और निर्देशक सिद्धांत जोड़े, जो 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 45 को विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया था। 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम जो सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहला है गरीबों को समान न्याय प्रदान करना और मुक्त कानून सहायता प्रदान करना। दूसरा, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। और इसमें क्या पूछ रहा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उपयुक्त में से कितने जोड़े गए थे। तो वो दोनों तो गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि वो दोनों पहले से ही था। पर इसमें क्या जोड़े गए हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी को भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 to 51 तक सूचीबद्ध किया गया है। इस विचारों को संविधान के निर्माताओं ने 1937 में आयरिश से लिया गया था और आयरिश स्पेन से लिया है। डीपीएसपी उन सिद्धांतों को प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें राज्य की नीतियों को बनाने और कानून बनाने समय ध्यान में रखना चाहिए। पहला गलत है क्योंकि सामान्य न्याय प्रदान करने और गरीबों को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 39A जो 1976वें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो वो गलत हुआ। दूसरा भी गलत है क्योंकि उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 43A 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन द्वारा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तीसरा विकल्प भी गलत है क्योंकि पर्यावरण में सुधार और वनों में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 48A 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। और विकल्प 4 सही है क्योंकि आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने के लिए अनुच्छेद 38(2)A में 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आंसर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत असंशोधित मूल संविधान में मौजूद नहीं थे। तो कौन सा नहीं था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल एक नहीं, जिसमें पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, वनों और वन्यजीवियों को सुधार करना ये नहीं था, बाकी ये दोनों था। तो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मूल सूची में 4 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े थे। उनके राज्यों को उनकी आवश्यकता थी। ठीक है, पहला है बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसरों को सुरक्षित करना जो अनुच्छेद 39 में है। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना जो अनुच्छेद 39A है। और अनुच्छेदों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाना जो 43A में दिया गया है। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्यजीवों को सुधार करना जो अनुच्छेद 48A में है। और 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा, जिसमें राज्य को सहकारी समिति की स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो अनुच्छेद 43B में है। तो ये एक सिंगल क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखेंगे कि 97वां संविधान संशोधन में कौन सा जोड़ा गया था, सहकारी समिति जोड़ा गया था और 2011 में। तो ये भी सिंगल क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। तो कितने सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, सभी सही हैं। वितरणात्मक न्याय सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का संयोजन है, तो ये सही है। न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूसी क्रांति से लिया गया है, तो ये भी सही है। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच प्रावधानों के माध्यम से न्याय सुरक्षित किया जाता है, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। वही सब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए प्रासंगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें केवल 3 है। कौन कौन है, तो इसमें पहला है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना शब्द न्याय सामाजिक और आर्थिक जैसे और राजनीतिक स्थिति और अवसर की समानता और उन सभी के बीच बंधुत्व को बढ़ावा देना जो व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। तो पहला सही हो गया, प्रस्तावना तो है। और दूसरा गलत है, क्योंकि पहली अनुसूची में क्या जोड़ा गया है, तो यह भारतीय राज्यों और भारतीय क्षेत्रों के बारे में बात कही है। तीसरा भी गलत था, क्योंकि तीसरी अनुसूची में इसमें कार्यकाल धारकों के लिए शपथ और प्रतिज्ञा के रूप में शामिल है। बिंदु 4 सही है, क्योंकि मौलिक अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 23 में मानव तस्करियों को जबरन श्रम का निषेध सामाजिक न्याय के बारे में बताता है। अनुच्छेद 24 में क्या है, तो कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार को निषेध। और बिंदु 5 भी सही है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 38 में लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए राज्य है। और अनुच्छेद 39 में केवल पहला भाग जो राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को निम्नलिखित को सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा, जो ए में लिखा हो, नागरिक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका पर्याप्त साधनों के अधिकार हो। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे अभिकथन दिया हुआ है और यहाँ पे कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन ए में क्या लिखा है कि संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी को 3 व्यापक श्रेणियों में समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक में वर्गीकृत किया है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, वर्गीकृत नहीं किया है। और पहला है और दूसरा है क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों का भारतीय संविधान का प्रभाव पड़ा है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला गलत है और दूसरा सही है। संविधान में निर्देशित सिद्धांतों का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, हालांकि उनकी सामग्री और दिशा के आधार पर उन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। डीपीएसपी में गांधीवादी सिद्धांतों राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान दुनिया भर से मूल्यों का आयात करता है, और जैसे यूएसएसआर से समाजवाद, पश्चिम से उदार मूल्य आदि। ठीक है, नेक्स्ट हम निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन और कारण दिया हुआ है। दूसरा कथन, पहला कथन दिया हुआ दोनों। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत हमेशा एक दूसरे की पूरक और अनुपूरक होते हैं। तो और दूसरा है मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र सुनिश्चित करते हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें पहला सही नहीं है जबकि दूसरा सही है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत एक ही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अर्थात सामाजिक क्रांति लाना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना तथा उनकी व्याख्या और अनुप्रयोग एक साथ किया जा सकता है। वे हमेशा एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। यदि डीपीएसपी मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष में आता है तो न्यायालय का विचार है कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण है और पवित्र है कि उन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के उद्देश्य से भी सीमित नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के पूरक नहीं है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है। डालमिया सीमेंट बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन हमेशा नहीं हैं।
दूसरा कथन सही था कि मौलिक अधिकार का मुख्य रूप से व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जबकि निर्देशक सिद्धांत पूरे समाज की भलाई सुनिश्चित करते हैं। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए है। वे देश में एक सत्तावादी और निरंकुश शासन की स्थापना को रोकते हैं और राज्य द्वारा आक्रामक के खिलाफ लोगों की स्वतंत्रता और आज़ादी की रक्षा करते हैं। निर्देशक सिद्धांत एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। वे एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तियों के लिए गारंटीकृत है, और जबकि निर्देशक सिद्धांत वह मार्ग निर्धारित करते हैं जिसे राज्य प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, जो डीपीएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है कि डीपीएसपी के उद्देश्यों के रूप में काम करता है, तो केवल 3 है, और कौन कौन का है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। तो कि 1 और 2 सही है, ठीक है। 1 और 2 में क्या लिखा है कि कुछ अधिकार जो मौलिक अधिकारों के अलावा एक व्यक्तियों को प्राप्त होना चाहिए, और आदर्श जो सरकार को कानून बनाते समय अपनाना चाहिए। किसी विशेष समुदाय द्वारा पालन किए जाने वाले नैतिक दायित्व है, तो ये तो सही नहीं होना चाहिए। और प्रस्ताव में उल्लेखित कुछ सिद्धांतों उन्हें सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यहाँ पे है, पढ़ लेते हैं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत उन आदर्शों को दर्शाते हैं जिनका राज्य को नीतियाँ बनाते समय, कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। वे विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य को दिए जाने वाले संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें हैं। निर्देशक सिद्धांत मुख्य रूप से 3 चीज़ों को सूचीबद्ध करते हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्य जिन्हें समाज को अपनाना चाहिए, कुछ अधिकार जो व्यक्तियों की मौलिक अधिकारों के अलावा प्राप्त होने चाहिए, और कुछ नीतियाँ जो सरकार को अपनानी चाहिए, तो कुछ नीतियाँ जो सरकार को भी अपनानी चाहिए। नेक्स्ट है, कथन तीसरा सही नहीं है और कथन 4 सही है। कथन तीसरा में क्या था, तो डीपीएसपी सही क्यों नहीं था, तो अभी देख लेते हैं क्यों सही नहीं था। तो डीपीएसपी एक उद्देश्य है कि राज्य को अपने लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे यह किसी समुदाय पर केंद्रित न हो। इसलिए किसी समुदाय द्वारा पालन किए जाने वाले नैतिक दायित्व को डीपीएसपी के उद्देश्य में नहीं माना गया है। चौथा है क्या, तो राजनीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी राज्य के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित समग्र उद्देश्यों का प्रतिबिंब है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यक्तित्व अभिव्यक्ति डीपीएसपी के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। डीपीएसपी को प्रस्तावना के अंतिम आदर्शों यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया है। इसके अलावा यह कल्याणकारी राज्य के विचार को भी मूर्त रूप देता है, जिससे भारत औपनिवेशिक शासन के तहत वंचित था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन का आधार पर स्थापित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शासित है। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम AIR 1980 SSC 1789 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन के आधार पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देख लेंगे संशोधन, तो संशोधन के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से सही कथन को चुनना था। तो केवल एक कथन सही है, यह कठोर और लचीलेपन का संश्लेषण है, तो बिल्कुल सही है। और संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 368 का गठन के लिए किया गया, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ये 18 नहीं है, ये 14 है फ्रेंड्स, तो इसमें नहीं है, गलत है ये। एक कठोर संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जबकि एक लचीले संविधान संशोधन किया जा सकता है, जिसे सामान्य कानून बनाए जाते हैं। तो ब्रिटेन में सामान्य कानून बनाए जाते हैं फिर अमेरिका बहुत ही कठोर है। भारतीय संविधान के बीच संतुलन पाता है, दूसरा गलत है, क्योंकि संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 का गठन किया गया है। और फ्रेंड्स 368 जो संविधान संशोधन का लिया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, जिसमें गलत कथन पूछ रहा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, सी है, जिसमें दूसरा गलत है, बाकी तीनों सही है। दोनों सही, तो सी जो गलत है उसको छोड़ देते हैं, जो सही है उसको पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि संविधान में संशोधन के लिए किसी भी विधेयक को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये सही है। और दूसरा गलत था और तीसरा भी सही है। तो तीसरा में क्या था कि 1971 में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक अपनी सहमति देने का अनिवार्य बना दिया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और ये लक्ष्मीकांत में बहुत क्लियरली, ये जो भी क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ये लक्ष्मीकांत ऑथेंटिक बुक से लिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है। विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा गलत था क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक को सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई विधेयक संघीय ढांचे को प्रभावित करता है तो आधे राज्य के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और तीसरा भी सही था कि 1971 में 24वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने अनिवार्य कर दिया है। इसलिए वह न तो अपनी सहमति रोक सकता है और न ही वो विधेयक को वापस कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। एग्जाम में पूछ लेता है कि किस जो संविधान संशोधन द्वारा बाध्य कर दिया गया है। तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था, 1971 में। नेक्स्ट है उन प्रावधानों की पहचान करें जिन्होंने साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है और कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1, 2, 3 है, जिसमें संसद के विशेषाधिकार, संसद में कोरम और राज्य विधान परिषदों का निर्माण। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और साधारण बहुमत बिंदु 1, 2 और 3 को साधारण बहुमत प्रत्येक सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। और बिंदु 4, 5 में क्या लिखा था, तो संविधान संशोधन के लिए संसदों के विशेष बहुमत और राज्य के अनुसमर्थन की आवश्यकता है क्योंकि ये प्रावधान संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्य की पुष्टि के बिना विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति का चुनाव और उनका तरीका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशों सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कथन 1 को इसको संशोधन करने के लिए राज्य की पुष्टि के साथ विशेष बहुमत की आवश्यकता है क्योंकि इसका संविधान में संघीय ढांचे पर असर पड़ता है। ठीक है, और कथन 2 और 3 को केवल विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है जो प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत है और प्रत्येक सदन में उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमत होना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। उसके लिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो जो विधानसभा का भी लेना चाहिए, और मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशों सिद्धांत के बारे में, तीनों बारे में कहा गया था। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारतीय और अमेरिकी संविधानों के संशोधन की प्रक्रिया के बीच गलत अंतर का पहचान करें। तो कौन से गलत अंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। संशोधन की संवैधानिक शक्ति केवल भारतीय संसद और अमेरिकी कांग्रेस में निहित है, तो वो सही हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में आधे राज्यों को संशोधन प्रावधान पर सहमति देने की आवश्यकता होती है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में 3/4 राज्यों को सहमति देने की आवश्यकता होती है, जो राज्यों के संवैधानिक जनादेश को भारी बनाता है। दूसरा सही था कि भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिका में संशोधन का आरंभ करने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास भी है। अमेरिका में राज्य विधानमंडल भी संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है। तीसरा गलत है क्योंकि अमेरिका में संवैधानिक सम्मेलन नामक एक अलग निकाय है और इसके पास भारत के विपरीत संशोधन करने की शक्तियां भी है, जहां केवल संसद ही संशोधन आरंभ कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यद्यपि आप किसी भी चीज़ को कठोर और अस्थायी बनाने हैं तो आप राष्ट्र के विकास, जीवित और महत्वपूर्ण जैविक लोगों के विकास को रोकते हैं। संविधान सभा में उपयुक्त कथन किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
भारत के संविधान को एक जीवित इकाई माना जाता है जो बदलती जरूरतों के और आकांक्षाओं के अनुसार समय समय पर विकसित होगी। ठीक है। नेक्स्ट है सही विधेयक की पहचान करें जिससे भारतीय संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो वो क्या है? तो निजी सदस्य का विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक या विनियोग धन विधेयक तो सिर्फ लोकसभा में होते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा है? तो संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक को अलग से पारित करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें समान विधेयक की तरह संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भारतीय संविधान में विशेष बहुमत के विभिन्न प्रकार हैं। पहला है अनुच्छेद 249 में 2/3 सदस्य उपस्थिति और मतदान करते हैं और संसद द्वारा राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने के मामले में इसकी आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 में क्या है? तो यह उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों और सदन की कुल संख्याओं के 50% के बहुमत को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 368 राज्य अनुसमर्थन के साथ। तो इसमें अनुच्छेद 368 की उपरोक्त प्रक्रिया शामिल है और राज्य विधानमंडल के आधे सदस्यों को इससे साधारण बहुमत से पारित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 361 में क्या लिखा है? तो यह सदन की कुल सदस्यता के केवल 2/3 भाग को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है पूर्व बहुमत। तो पूर्ण बहुमत इसे पारित करने के लिए सदन की कुल शक्ति के 50% से अधिक आवश्यकता होती है। प्रभावी बहुमत। तो यह सदन की प्रभावी शक्ति का 50% से अधिक बहुमत को संदर्भित करता है जिसका अर्थ अनुपस्थिति अयोग्य मरने वाले सदस्यों को छोड़कर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर है 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। इसमें कितना? तो इतना कौन से है? तो 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342 और 372 और 376 जैसे अनुच्छेदों को संशोधन किया गया था। इसमें 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी जिसे इसके तहत रखे गए कानून को न्यायिक समीक्षा से मुक्ति कर दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे पहला संविधान संशोधन से ज़्यादातर तो यही पूछता है कि पहला संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संशोधन ने भारतीय संविधान के अधिकारित पाठ लिए हिंदी में प्रावधान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 58वां संविधान संशोधन 1987 में। तो संविधान सभा ने मूल संविधान को अंग्रेजी में अपनाया। 58वां संविधान संशोधन 1987 ने संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 394 जोड़ा है। इसने राष्ट्रपति को संविधान का हिंदी में अनुवाद और संशोधन प्रकाशित करने का अधिकार भी दिया है। 60 संविधान संशोधन 1988 कार्य, पेशे, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार के संदर्भ में अनुच्छेद 276 से संबंधित है। 57वां संविधान संशोधन जो 1987 में हुई थी तो पूर्वोत्तर राज्य के आदिवासी लोगों के लिए सीटों का आरक्षण हुआ था। नेक्स्ट है 59वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, आपातकालीन प्रावधानों से संदर्भित है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने यह कानून तय किया कि 24 अप्रैल 1973 को या उसके बाद संविधान में किए गए सभी संशोधन जिसके पास 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है और अब इसमें शामिल किए गए विभिन्न कानूनों को संविधान की मूल या आवश्यक विशेषताओं की कसौटी पर परखा जाएगा, जैसे कि अनुच्छेद 21 में और अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और उसके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ दर्शाया गया है। सही निर्णयों की पहचान करें जहां उपयुक्त प्रावधानों अस्तित्व में आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, IR कोहले मामला। तो ये पहला गलत है क्योंकि 1993
होलेहन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष और अध्यक्ष की शक्तियों को सीमित कर दिया। विकल्प बी भी गलत था, क्योंकि 1973 के केशवानंद भारती मामले में मूल रचनाओं के सिद्धांत को लागू किया गया है। विकल्प सी सही है, क्योंकि 2007 में आईआर कोहले बनाम कोलोहो मामले में 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा के लिए अपनी प्रतिरक्षा खो दी थी। और ये डी भी गलत था कि मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशकों सिद्धांतों के बीच संतुलन की नींव पर स्थापित है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, फिर ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले पर संसद को साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त कर दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें राज्य के नाम, सीमाओं और क्षेत्रों का परिवर्तन। तीसरा है राज्य विधानमंडल की ऊपरी सदन का उन्मूलन, जो विधान परिषद बोला जाता है, और अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति वो उसमें नहीं सम्मिलित है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत, किसके, तो साधारण बहुमत द्वारा का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। तो वो कौन प्रावधान है फ्रेंड्स, तो नए राज्य की स्थापना, राज्य के नाम और सीमाओं में परिवर्तन। दूसरा है राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन और निर्माण। तीसरा है अनुसूचियों 2, 5 और 6 में कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी परिवर्तन। और अनुसूची 2 में परिलिब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकार। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। अनुसूची 6 में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अन्य आदिवासी क्षेत्र। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स अनुसूची 6, तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें मेघालय के जगह पे या मिजोरम के जगह पे आपको मणिपुर आ जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। संसद में कोरम जो 1/10 होता है। नागरिकता, संसद और राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव और निर्वाचन की पद्धति, तो ये ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए। कोई भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं और उसमें मैं सुधार कर सकती हूँ फ्रेंड्स। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश और न्यायाधीशों की संख्या, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, आधिकारिक भाषा आदि है। जो सामान्य यहाँ पे पूछ रहा साधारण बहुमत से हो जाता, तो इतनी सारी पॉइंट्स थे उसमें। नेक्स्ट, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित होने के बाद संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो अपनी सहमति देगा, अपनी सहमति दे सकता है, अपनी सहमति रोक सकते हैं, विधेयक को पुनः विचार हेतु वापस भेज सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 24वें संविधान संशोधन 1971 में अनुसार राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पे अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है, जो हमने डिटेल्स में पहले भी पढ़ रखे हैं फ्रेंड्स। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, विशेष बहुमत के लिए सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों और कुल सदस्यों के 50% से अधिक मतों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए। राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए न तो रोक सकते हैं और न ही लौटा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर है डी, सभी सही है। इसमें संशोधन में संपदा के अधिग्रहण आदि से संबंधित कानूनों को बचाने का प्रावधान किया गया था। भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अधिनियम ने स्पष्ट किया कि राज्य व्यापार और राज्य द्वारा किसी भी व्यापार या व्यवसाय की राष्ट्रीयकरण व्यापार या व्यवसाय के अधिकार के उल्लंघन जैसे आधारों पर अमान्य नहीं है। संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B डाले गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ये हमने अभी पढ़ लिया, वही चीज़ इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जैसा कि अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है में शामिल है,
क्या क्या शामिल है फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा सही उत्तर सी। 3 और 4 है वो देख लेते हैं और बाकी डिस्क्रिप्शन में हम लोग कवर कर लेंगे। तो विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पूर्ण संस्तुति की आवश्यकता नहीं होती है और विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत के माध्यम से मंजूरी मिलनी चाहिए। तो दोनों सही है। और तो इसका कथन पहला गलत था, क्यों था? तो संवैधानिक संशोधन की शुरुआत लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक पेश करने तक की सीमित है। तो ये सही है। वो उस टाइम क्या पूछ रहा था कि संविधान संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक पेश कर सकते, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कर सकते हैं। और नेक्स्ट है दूसरा गलत है। संवैधानिक विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना किसी मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। तो अभी ये सही हुआ, वो पहला गलत था। नेक्स्ट है कथन नंबर 4 कि विधेयक को, जो सही है, विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, जिसमें संसद की कुल सदस्यता का कितना है? तो 50% से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत शामिल होनी चाहिए। प्रत्येक सदन को विधेयक को अलग अलग पारित करना होगा। दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन के बारे में जानकारी पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 1, 2, 3 सही है। तो भारत में आंतरिक आपातकाल के दौरान 38वें और 39वें संशोधन अधिनियम लागू किए गए थे। तो ये सही है। 42वें संशोधन अधिनियम ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित कर दिया था। तो ये सही है। और 52वां संविधान संशोधन ने संविधान में दल बदल के खिलाफ प्रावधान पेश किया था। तो ये भी सही है। 38वें संविधान संशोधन 1975 में आपने आपातकाल की घोषणा के अंतिम और निर्णायक बना दिया था, जिसने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित करने के लिए राज्य के अधिकार का विस्तार हुआ था। अगस्त 1975 में पारित 39वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान प्रमुख अधिकारियों के चुनाव में न्यायिक जांच से बचा लिया। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन कानून को संवैधानिकता का आकलन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकार को सीमित करने के प्रयास के लिए बदनाम है। इसने मौलिक कर्तव्य को पेश किया और संविधान के विभिन्न हिस्सों को व्यापक बदलाव किए थे। संविधान के 52वें संविधान संशोधन दल बदल के कारण विधेयकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया को निर्देश करते हुए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स। अगर MCQ आप PYQ लगाएंगे ना पॉलिटी का घटना चक्र का, तो दल बदल का बहुत ही बार जिक्र किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये 10वीं अनुसूची में दल बदल है और 52वां संविधान संशोधन है। यदि सदस्य स्वेच्छा से इस्तीफा देते हैं तो उन्हें दल बदलू माना जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है कि सही कथन पूछ रहा है। तो इसमें दोनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, फायदा हो जाएगा डिस्क्रिप्शन पढ़ने से। तो भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी में पेश किया जा सकता है। तो ये सही है। और विधेयक को राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जाता। तो ये भी सही है। यहाँ क्या पूछ रहा था कि भारत के संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक केवल लोकसभा में, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इससे पहले भी एक हमने देखा था, उसमें भी सेम रिपीट किया हुआ था। और ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तित करना चाहते हैं तो सभी राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो विधेयक तो ये क्या होता है, तो ये राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जाता है। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन करना चाहता है तो आधे राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता है, सभी की नहीं। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें दूसरा गलत है और पहला और तीसरा सही है। तो वो सही पढ़ लेते हैं। तो राज्यों को संशोधन आरंभ करने का अधिकार नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। और यदि विधेयक संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो इसे आधे राज्यों के विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। और 360 संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से। ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में आरंभ किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य विधानमंडल में नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, संसद के प्रत्येक सदन को विधेयक को अलग अलग पारित करना होगा। असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। जो संयुक्त बैठक जो 108 में आर्टिकल में होता है ना फ्रेंड्स, उसमें आपको संविधान संशोधन का कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन को उस प्रावधान के संबंध में कई तरीके से पारित किया जा सकता है जिसमें संशोधन करना है। तो पहला है साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और राज्य की सहमति से विशेष बहुमत, जब विधेयक संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है। तो जब कोई विधेयक संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है ना फ्रेंड्स, तभी राज्यों की सहमति की जरूरत होती है। और उसमें सभी राज्यों की नहीं, आधे से अधिक राज्यों की जरूरत होती है, सभी राज्यों की नहीं। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मूल संरचना। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का सबसे अच्छा निहितार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये है इसका आंसर डी हो गया। संविधान की मूल संरचना मूल सिद्धांतों का एक समूह है जो राज्य की पहचान बनाती है, इसलिए इसे हटाया नहीं जा सकता क्योंकि इसे हटा दिए जाने पर संविधान का एकमात्र सिद्धांत निरस्त हो जाता है। नेक्स्ट है भारत में संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा है गलत कथन, तो गलत बी हो गया। तो बी में मतलब 2 गलत है और 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 जो सही है वो पढ़ लेंगे और जो गलत है उसको डिस्क्रिप्शन में कवर कर लेंगे। तो राज्य को संशोधन शुरू करने का अधिकार नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि पहले भी ऑप्शन में ये आ चुका है। और यदि विधेयक संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो आधे राज्यों का विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो ये भी सही है। ठीक है, जो अभी हमने देख भी चुके हैं फ्रेंड्स, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट यहाँ पे किया गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान में संशोधन के लिए राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो किसके लिए होता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो निम्नलिखित विषयों के लिए राज्यों की सहमति की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका में बदलाव अगर होता है तो राज्यों की सहमति की जरूरत है, और वो भी विशेष बहुमत की। केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संघ और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और अनुच्छेद 368। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मूल संरचनाओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही संसद ने संविधान की मूल संरचना को परिभाषित किया है, तो ये सही है। पहला गलत था, क्यों, तो संविधान में संविधान की मूल संरचना का व्याख्या नहीं किया गया है, तो ये सही है। और उसमें पूछा था कि किया गया है, तो नहीं, उसमें नहीं किया गया है। नेक्स्ट है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले जो 1973 में के निर्णयों में संक्षेप में दिया गया, तो ये सही है। और संविधान की मूल संरचना की व्याख्या करने के लिए अभी तक कोई विधि आयोग गठित नहीं किया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय और संसद दोनों ने संविधान की मूल संरचना को परिभाषित नहीं किया है। संविधान की मूल संरचना विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विकसित हो रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधन के अधीन है। नेक्स्ट है संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये है, क्या है वो, तो ये संविधान के मूल ढांचों का हिस्सा है। 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहली बार उल्लेखित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकता है, जो संविधान के मूल ढांचों का हिस्सा है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो मौलिक अधिकार में है ना फ्रेंड्स, तो वो संविधान संशोधन द्वारा 368 के द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसमें कुछ बदलाव, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के एक प्रावधान को अपनाने, और यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान में नहीं आ रहा फ्रेंड्स, वो कटा हुआ फील हो रहा है वहाँ पर,
तो ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। आ गया फ्रेंड्स। तो इसमें की लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के एक प्रावधान को अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 के दायरे को इस आधार पर बढ़ा दिया गया था कि संशोधन ने संविधान की एक बुनियादी विशेषता को निरस्त कर दिया। यहाँ देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो संसद ने अनुच्छेद 368 में संशोधन करते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 को अधिनियमित किया। इस अधिनियम द्वारा संसद ने घोषणा की कि संसद को बिना किसी सीमा के संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार है और इस आधार पर किसी भी अदालत द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि यह मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स मामले जो 1980 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के इस प्रावधान को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया, क्योंकि इसे ने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा को बाहर रखा, जो संविधान की मूल विशेषता है। नेक्स्ट है संविधान मिलान करना है, तो इस मिलान करके देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें शंकरी प्रसाद मामला कब हुआ था, तो 1951 में। 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1971 में। और शंकरी प्रसाद 1951 में और 24वां 1971 में। इंदिरा गांधी नेहरू मामला कब हुआ था, तो इंदिरा गांधी नेहरू मामला 1975 में, उस टाइम इमरजेंसी भी लगी थी। और बामन राव मामला 1981 में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी इसको डिस्क्रिप्शन में अच्छे से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो शंकरी प्रसाद मामला जो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन 1951 को संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा किया कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। गोलकनाथ मामला जो 1967 में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 वैधता को चुनौती दी गई, जिसे 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों को शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधित नहीं कर सकती। संसद ने इस निर्णय के जवाब में 24वां संविधान संशोधन 1971 लागू किया था। नेक्स्ट है इंदिरा नेहरू गांधी केस जो 1975 को चुनाव केस भी कहा जाता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संविधान संशोधन 1975 के प्रावधानों को अमान्य कर दिया, जिसने प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव विवादों में शामिल होने वाले न्यायालय की शक्तियों को सीमित कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 में हुआ था। बामन राव केस जो 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि संसद संविधान के मूल ढांचों में बदलाव किए बिना अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किस संशोधन के लिए राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता थी, तो ये आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 इस अधिनियम ने 1 जुलाई 2017 से भारत में राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर लागू किया। इस अधिनियम ने संसद और राज्यों को जीएसटी लगाने के लिए कानून बनाने के लिए समवर्ती कर लगाने की शक्ति दी। इसलिए इस संशोधन को आधे से अधिक राज्यों के विशेष बहुमत और अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। 103वें संविधान संशोधन 2019 में हुई थी। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण शुरू किया गया, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने की राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया। और 106 संविधान संशोधन 2023 में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में 1/3 सीटें 15 साल की अवधि के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित करना है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा यहाँ पे डे नंबर जो हम लोग देख रहे थे
परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर, उसमें आज का डे 63 कंप्लीट हो चुका है। और पॉलिटी में देखा जाए तो पॉलिटी का डे नंबर 3 खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेहनत बहुत लगता है सर फ्रेंड्स बनाने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।